बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, स्टेज पे बैठे हुए अकाबरीन, जमीयत के नौजवानों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैंने अभी आते साथ ही सुमरो साहब से गुजारिश की थी कि माइक का अगर कोई बंदोबस्त कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि यूं हाथ में पकड़ के तकरीर करना माइक के साथ एक ऐसे शख्स से उसकी निस्बत है कि वो अगर मैं ना ही करूं तो बेहतर है। मैं मौलाना साहब का सदर जमीयत का निहायत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे आज एक बार फिर मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। अगर इस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले आइन की बात ना की जाए तो मैं समझता हूं कि वो सही मानों में मुफ्ती महमूद साहब की जिद्दोजहद से, उनकी कुर्बानियों से, उनकी दानिश से इन्हराफ का मुरतब होगा। मौलाना साहब ने अपने इब्तिदाई कलमात में जो आइन के बारे में बातें की, वो बातें आइन के अंदर दर्ज हैं। और सोचने की ये बात है कि जब 1973 के अंदर इस आइन को अमली जामा पहनाया गया तो उस वक्त की क़यादत के दानिशमंदी को आप देखें कि उन्होंने मुल्क के आइंदा आने वाले हालात को मद्देनजर रखते हुए 73 का आइन तश्कील दिया। इसलिए आपने ये बात देखी कि 73 के आइन के बाद मेरे अजीज हमवतनों कितनी दफा हुआ, लेकिन उनमें से किसी को भी यह जुर्रत ना हुई कि वो 73 के आइन को मुअत्तल कर दें। हां, उसको कभी अबेयंस में रखा गया, उसको कभी मुअत्तल किया गया, लेकिन उसको मनसूख करने की जरूरत किसी को ना हुई, क्योंकि उनको इस बात का इल्म था कि इतना बड़ा कौमी इत्तेफाक जो आइन के साथ हुआ है वो इत्तेफाक अब मुमकिन नहीं है। और यही वो सलाम है
यही वो अकीदत है। उस वक्त की लीडरशिप, चाहे वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो हो, चाहे वो वली खान साहब हो, या चाहे वो मुफ्ती साहब हो, कि उनकी दानिश ने इस मुल्क को आज दिन तक यकजा रखा, और यकजा रखने की वजह वो आइन था। लेकिन मौलाना साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि आइन की बुनियादों में इस्लाम का बुनियादी कॉर्नरस्टोन है, लेकिन उसके साथ साथ मुफ्ती साहब की भी यह जिद्दोजहद थी, और वो जिद्दोजहद सूबाई खुद मुख्तारी की थी। वो जिद्दोजहद ये थी कि वसाइल का कंट्रोल, वसाइल का मालिक सूबा और सूबे के अवाम होंगे। वो ये थी कि इस्लामाबाद में इक्तदार की शिरकत में सूबे बराबर के शामिल होंगे। लेकिन हमने ये देखा, और हमने ये अफसोस के साथ देखा, कि आने वाली चाहे फौजी हुकूमत हो, चाहे सियासी हुकूमतें हों, उन्होंने आइन के साथ और बिलखुसूस सूबाई खुद मुख्तारी के साथ खिलवाड़ किया। और आज मैं ये कहता हूं, और मैं समझता हूं कि मुफ्ती साहब की कॉन्फ्रेंस सबसे अहम जगह है, और यहां से इस बात को जाने दे मुल्क के अंदर कि अगर आइन के अंदर मजीद तरामीम की जरूरत हो, तो सबसे पहले आइन के अंदर जो तरमीम होनी चाहिए, उसमें ऐवान बाला यानी सेनेट को, जो सूबों की नुमाइंदगी करता है, जहां पे सूबों की बराबरी का हक है, उसके इख्तियारात के अंदर जो है वो तब्दीलियां आनी चाहिए। आज मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से मैं ये मुतालबा करता हूं कि पार्लियामान के ज्वाइंट सेशन के अंदर जो वोटिंग होती है, उसमें फॉर्मूला ऐसा बने कि सेनेट का एक वोट नेशनल असेंबली के एक वोट के बराबर हो, ताकि इकाइयां जो है वो अपना पूरा हक वहां पे ज्वाइंट सेशन में ले सकें। आज मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से मैं ये मुतालबा करता हूं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप जो है वो 2.5 साल नेशनल असेंबली के पास रहे और 2.5 साल सेनेट के पास रहे, क्योंकि सेनेट जो है वो वफाक का अलमबरदार है, वफाक का जो है वो मुहाफिज है। आज हम ये भी कहते हैं कि सेनेट को माली इख्तियारात की पावर भी देनी चाहिए। अगर यह बात की जाती है कि एनएफसी में सूबे सब कुछ लेके जा रहे हैं,
और अगर यह बात की जाती है कि वफाक का हिस्सा सूबों के वजह से कम हो रहा है, तो फिर सूबे यह भी डिमांड कर सकते हैं कि हां ठीक है, हम वफाक का खर्चा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर तमाम तर टैक्सेशन के पावर जो है वो सूबों को दिए जाए, ताकि वफाक अपना बजट सूबों के सामने रखे और सूबे फिर उसकी मंजूरी दें। लेकिन यहां पे तो मैं देख रहा हूं कि एक अजीब बहस निकल उठी है। और वो बहस क्या है? वो हकीकी और गैर हकीकी की बहस है। अरे बाबा, कौन सी हकीकी जमहूरियत या कौन सी हकीकी आजादी की तुम बात कर रहे हो? कहां गई थी, कहां गई थी वो हकीकी आजादी जब तुमने बैनुल अक़वामी मालियाती साम्राज्य IMF के सामने पाकिस्तान की इज्जत को गिरवी रख दिया था? कहां गई थी वो हकीकी आजादी जब तुम्हारे फाइनेंस मिनिस्टर ने IMF के सामने पाकिस्तान के स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को गिरवी रख दिया था? और कहां गई थी तुम्हारी आजादी, हकीकी आजादी, जब तुम आज इस बात को खुद तस्लीम करते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, लेकिन काम कोई और कर रहा था। कंट्रोल नैब पे भी मेरा नहीं था, CDA पे भी कंट्रोल मेरा नहीं था। तो इसका मतलब यह हुआ कि हकीकी आजादी तब हुई कि जब तुम इक्तदार में बैठे रहे और एस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत करने दी। जैसे तुम्हें इक्तदार से हटाया तो तुम्हें हकीकी आजादी याद आ गई। और आज भी तुम कौन सी हकीकी आजादी की बात करते हो? आज भी तुम कहते हो, क्या कहते हो कि न्यूट्रल्स बहुत बुरे हैं क्योंकि वो गैर जानिबदार हो गए। तुम दावत देते हो कि न्यूट्रल्स मेरे हक में मुदाखलत करो। अगर न्यूट्रल तुम्हारे हक में मुदाखलत करे तो वो दुरुस्त है। अगर न्यूट्रल तुम्हारे हक में मुदाखलत करे और आइन को शिकन करे वो दुरुस्त है। तब हकीकी आजादी तुम्हारी कहां है? और फिर साम्राज्य की बात करते हो। साम्राज्य की गोद में पलने बढ़ने वाले आज साम्राज्य के खिलाफ बात करते हैं।
परेड ग्राउंड पे खत लहराना और रावलपिंडी के अंदर शहीद भुट्टो का खत लहराना जमीन और आसमान का फर्क है। तुमने अमेरिकी साम्राज्य के साथ दोस्ती के लिए अमेरिकी फर्म रख दी। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने अपना सर कटवा दिया, लेकिन साम्राज्य के सामने झुका नहीं। हमारी नस्ल, हमारी सियासी लेगेसी मुफ्ती महमूद, वली खान और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की लेगेसी है। लिहाजा मैं आज जो तकरीर की है, अमेरिकी साम्राज्य के सदर ने आज अमेरिकी बिल्ली खुल के सामने आ गई कि पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क है। और क्यों खतरनाक है? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर है। तो ये तो हम बात शुरू दिन से कहते आए हैं कि ये कहानी दर हकीकत न्यूक्लियर की कहानी है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, माशी तौर पे बैनुल-अक़वामी मालियाती साम्राज्य के जरिए से, सियासी तौर पे अपने गमाश्तों के जरिए से, दर हकीकत न्यूक्लियर पे नजर है। लेकिन हम ये बात आज इस कॉन्फ्रेंस से ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कट मरेगा, लेकिन न्यूक्लियर के ऊपर आंच नहीं आने देगा। ये हमारा फैसला है। और जो बाइडेन ये बात सुन ले और होश के नाखून ले, ये वो किसी चलती फिरती कौम से बात नहीं कर रहा। ये गयूर, गैरतमंद पाकिस्तानियों को वो मुखातब होकर कह रहा है जो अपने असूलों पे, अपने मजहब पे, अपने मुल्क पे जान देने के लिए तैयार है। शुक्रिया।